वंदे मातरम दोस्तों। मैं हेमंत सिंह राजावत देवदृष्टि आईएएस और अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। काफी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब उसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो उसी में हमने अपना इंडियन ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे, भारत के भूआकृतिक प्रदेश। उसमें हमने भारत के भूआकृतिक प्रदेश में प्रायद्वीपीय भारत के पठार को पढ़ना चालू किया था, जिसमें हमने प्रायद्वीपीय भारत के पठार के मध्यवर्तीय उच्च भूमि को पढ़ लिया था पूरा, जिसमें अरावली पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार, इसको हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा विभाजन, पूर्वी पठार, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन और दंडगाड़ का पठार आता है। ठीक है, इसी को चालू करते हैं आज हम छोटे नागपुर के पठार से, जो पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। सबसे पहले चालू करते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार अगर पूछा जाए तो विस्तारित कहाँ है? विस्तारित है झारखंड में। प्रमुख रूप से पूछा जाए तो कहाँ विस्तारित है? झारखंड में। इसके अलावा इसका थोड़ा भाग छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक भी विस्तारित है। प्रमुख रूप से कहाँ विस्तारित है? झारखंड वाले क्षेत्र में। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में भी छोटा नागपुर का पठार विस्तारित है। छोटा नागपुर के पठार की जो भूमि है, तो छोटा नागपुर के पठार की जो भूमि है उसको हम पार्टलैंड भी कहते हैं। पाट भूमि या पार्टलैंड, मतलब छोटा नागपुर के पठार में जो भूमि पाई जाती है उसको हम पार्टलैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, छोटा नागपुर के पठार को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे छोटा नागपुर के पठार को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे, 2 भागों में, सॉरी, और 2 भागों में उसके 3 पार्ट है। जैसे उत्तरी भाग को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो छोटा नागपुर का पठार है, उसके उत्तरी भाग में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? तो उत्तरी भाग में एक तो पठार पाया जाता है हजारीबाग का पठार, और दूसरा पाया जाता है कोडरमा का पठार। और छोटे नागपुर के पठार के दक्षिणी भाग में कौन सा पठार विस्तारित है? रांची का पठार। देखिए मैं बताता हूँ आपको बना के। तो छोटा नागपुर का पठार है, उसका लगभग थोड़ा सा इस टाइप का उसका क्षेत्र है, इस टाइप का दिखने में है। तो इसी छोटे नागपुर के पठार के मध्य से झारखंड वाले क्षेत्र से एक नदी निकलती है, जिसको हम दामोदर नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी? दामोदर नदी, जो कहां से निकलती है? झारखंड के पलामू से। ठीक, ये झारखंड के पलामू से निकलने वाली दामोदर नदी इस छोटे नागपुर के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग में जो पश्चिम उत्तर भाग है, इस भाग को हम कहते हैं हजारीबाग का पठार। और इसका जो पूर्वी क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं कोडरमा का पठार। ठीक, और इसके जो दक्षिणी भाग है, इसको हम क्या कहते हैं? रांची का पठार। ठीक, तो दामोदर नदी, क्वेश्चन आता है किस नदी के द्वारा छोटे नागपुर के पठार को पृथक किया जाता है? तो छोटे नागपुर के पठार को दामोदर नदी द्वारा पृथक किया जाता है। दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो हुगली नदी की सहायक नदी है। ठीक है,
ठीक, अब इसी क्षेत्र में, इस छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी क्षेत्र में एक पर्वत श्रेणी विस्तारित है, जो हजारीबाग के पठार से लेके कोडरमा के पठार तक विस्तारित है और आगे शिलोंग के पठार और मेघालय के पठार तक जाती है। इस श्रेणी को हम जानते हैं किस नाम से? राजमहल पर्वत श्रेणी के नाम से। कौन सी श्रेणी के नाम जानते हैं? राजमहल पर्वत श्रेणी के नाम से। अब क्वेश्चन बनता है कि छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। पारसनाथ जो किस क्षेत्र में पड़ती है? हजारीबाग वाले क्षेत्र में पड़ती है। किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो राजमहल पर्वत श्रेणी का भाग है। कौन सी चोटी है? पारसनाथ। इसकी ऊंचाई कभी कभी पूछ ली जाती है, इसकी हाइट क्या है? तो इसकी हाइट है 1370 मीटर। इस क्षेत्र में पड़ती है, हजारीबाग वाले क्षेत्र में पड़ती है। ठीक, अब आगे थोड़ा क्वेश्चन चलता है कि इसकी संरचना मैं जब भी बताता हूँ संरचना, तो संरचना में बात होती है उस क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों के बारे में। तो इस क्षेत्र में जो चट्टानें पाई जाती हैं, इस क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है वो मेनली किन चट्टानों से हुआ है? ग्रेनाइट एवं नाइस चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। लेकिन इसी क्रम में इस वाले क्षेत्र में गोंडवाना एवं गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी पाई जाती हैं। यह अपन सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं, इस पठार का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों, नीच चट्टानों और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ठीक है, तो बेसाल्ट चट्टानों से इसका और ग्रेनाइट नीच चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो कोयला है, कोयले का उत्पादन, खनिजों में कोयले का उत्पादन, कोयला उत्पादन दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मतलब इस क्षेत्र में जो कोयला उत्पादन होता है वो अपने इंडिया का बेस्ट कोयला और बहुत अच्छी प्रकार का बिटुमिनस प्रकार का कोयला यहाँ से उत्पादित होता है। ठीक है, कोयले के उत्पादन के कारण ही, कोयले के अत्यधिक उत्पादन और भंडारण के कारण ही इस क्षेत्र को भारत के रुर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। भारत के रुर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। किसको? छोटा नागपुर के पठार को। अगर पूछा जाए कि रुर प्रदेश कहाँ पर है, मेनली अगर वर्ल्ड के उसमें पूछा जाए तो वो जर्मनी में है। जैसी संरचना यहाँ है वहीं वैसी संरचना वहां पर भी एक पठार में ब्लैक फॉरेस्ट है, वहां से निकलने वाली रहीन नदी है और वो भी क्षेत्र कोयला उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो उसी की संज्ञा इसको दी गई, किसको? छोटे नागपुर के पठार को दी गई। तो भारत के छोटे नागपुर के पठार को किसकी संज्ञा दी गई? रुर प्रदेश की। ठीक, इसके बाद आते हैं अपन आगे। इस क्षेत्र में ये जो नीचे रांची वाला पठार है, इस क्षेत्र में यहाँ पर पड़ता है रांची। रांची से एक नदी निकलती है जो बंगाली खाड़ी मिल जाती है। उस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। तो रांची के पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? स्वर्ण रेखा नदी। नागपुर के पठार में अगर पूरा पूछा जाए तो कौन सी नदी है? दामोदर नदी। इसी स्वर्ण रेखा नदी पर एक प्रसिद्ध जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात। ठीक, तो ये था छोटा नागपुर के पठार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके विभिन्न एग्जाम्स में एमपीपीएससी के प्री में बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हम दूसरे क्षेत्र पर
जो दूसरा क्षेत्र है वो है छत्तीसगढ़ बेसिन। इसके अलावा भी छोटे नागपुर के पठार में और भी कई सारे खनिजों का उत्पादन होता है, जैसे लोहा, अब्रक, मैग्नीज, इन चीजों का भी उत्पादन छोटे नागपुर के पठार से होता है। ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं, कोई वो नहीं। लेकिन मेनली इसको रुद्र प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह कोयले का उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए इसको भारत का रुद्र प्रदेश कहा जाता है। अब आते हैं हम दूसरे भाग पर छोटे नागपुर पठार के बाद। जो पूर्वी पठार का दूसरा भाग है वो है छत्तीसगढ़ बेसिन, या इसको क्या कहते हैं, महानदी बेसिन। तो छत्तीसगढ़ बेसिन और महानदी बेसिन, तो छत्तीसगढ़ बेसिन का जैसे पूछा जाए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि विस्तारित कहां पर विस्तारित है। तो ये मेनली छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों में विस्तारित है। जैसा मैं आपको बताता हूं बना के थोड़ा सा। ये हमने बनाया था छोटा नागपुर का पठार, फिर नीचे जो है ये दंडकारण्य का पठार, और इस साइड ये आप आकृति देख रहे हैं, ये थोड़ा सा छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हो गया सीएनपी यानी छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और ये हो गया डीपी, दंडकारण्य प्लेट्यू। इसके बीच में एक नदी है जो छत्तीसगढ़ के सिंहावा पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी के द्वारा ही जो आसपास का क्षेत्र है, इस नदी को क्या कहते हैं, इस नदी का नाम क्या है, महानदी। महानदी जो कहां से निकलती है, छत्तीसगढ़ की सिंहावा पहाड़ी से। ठीक है, ये नदी जो निकलती है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं पूरा, इस क्षेत्र को हम कहते हैं महानदी बेसिन। महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ बेसिन। छत्तीसगढ़ बेसिन, महानदी बेसिन किसको कहते हैं, जो महानदी जो निकलती है छत्तीसगढ़ वाले भाग से, सिंहावा पहाड़ी से, और बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, उसके आसपास के हम क्षेत्रों को क्या कहते हैं, महानदी बेसिन। ये महानदी बेसिन प्रमुख रूप से क्या काम कर रहा है, छोटा नागपुर के पठार और दक्षिण दंडकारण्य के पठार को पृथक करने का काम कर रहा है। तो इसका मेन काम क्या है, इसका सिंहावा पहाड़ी में यहाँ लिख देता हूँ। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है, छोटा नागपुर के पठार को पृथक करती है किससे, दंडकारण्य का पठार से। ठीक है, इसके अलावा इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, महानदी, जो कहां से निकलती है, छत्तीसगढ़ में पड़ने वाली सिंहावा पहाड़ी से निकलती है। ये जो क्षेत्र है खनिज संसाधन की दृष्टि से खनिज संसाधन के भंडारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक, इस क्षेत्र में जो खनिजों का भंडारण है वो महत्वपूर्ण खनिजों का भंडारण है, और कई प्रकार के खनिजों का भंडारण इस क्षेत्र में पाया जाता है। उसके अलावा इस क्षेत्र में जो पड़ने वाले चट्टाने हैं, उनमें कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कोयले के क्षेत्र भी यहाँ पाए जाते हैं, और क्या नाम, मैग्नीज, अब्रक आदि खनिज इस क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। आप देखते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा बेल्ट ही हमारा खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और उसी क्षेत्र में हमारा ये दंडकारण्य का ये छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन पड़ता है। तो ये ऑटोमेटिकली बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाते हैं खनिज संसाधन की दृष्टि से। उसके अलावा
रांची के पठार, ये जो छोटे नागपुर का पठार का दक्षिणी भाग है, रांची का पठार, उसको दंडकारण्य के पठार से पृथक करने का काम कौन करता है? महानदी करती है। महानदी उन दोनों को पृथक करने का काम करती है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में खदान पड़ती है, कोयले का क्षेत्र पड़ता है कोरबा, कोरबा क्षेत्र पड़ता है, कोयले का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो छत्तीसगढ़ में पड़ने वाले भिलाई संयंत्र को, भिलाई संयंत्र किसकी पूर्ति करती है? कोयले की, कोयले की पूर्ति। तो भिलाई संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र को कोयले की पूर्ति कहां से की जाती है? कोरबा कोयला क्षेत्र से, जो कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ बेसिन में ही पड़ता है। ठीक है। इस कोरबा खदान से किस प्रकार के कोयले का उत्पादन किया जाता है? बिटुमिनस, बिटुमिनस प्रकार के कोयले का खनन किया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे छत्तीसगढ़ बेसिन और महानदी बेसिन के बारे में। इसके बाद आते हैं हम दंडकारण्य के पठार के बारे में। तो दंडकारण्य का पठार क्या है, कहां पर विस्तारित है, और उसकी क्या महत्वपूर्ण, कौन सी महत्वपूर्ण नदी है, किस प्रकार की चट्टानों से बना है, ये सारी चीजें। अब आते हैं हम तीसरा पार्ट, कौन सा? दंडकारण्य का पठार। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है दंडकारण्य का पठार विस्तारित कहां पर है? तो दंडकारण्य का पठार देखिए आप, 4 राज्यों में विस्तारित है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना, तेलंगाना, ये 4 राज्यों में विस्तारित है। लगभग ये इस आकृति से है। तो ऊपर वाले क्षेत्र में यहां देखें तो ये उड़ीसा वाला क्षेत्र लग जाता है। इस साइड देखें ऊपर, इस साइड ऊपर देखा तो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र लग जाता है। नीचे की साइड में लग जाता है आंध्रा वाला क्षेत्र, और इस साइड में लग जाता है तेलंगाना वाला क्षेत्र। ठीक। तो इस तरह से 4 राज्यों में विस्तारित है। ये भी अपने आप में खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भी कई लौह अयस्क की खदानें मिलती हैं, जैसे लौह अयस्क, लौह अयस्क की खदानें मिलती हैं, जैसे बेलाडीला, बेलाडीला और अबूझमार। तो खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बेलाडीला, अबूझमार पड़ता है बस्तर जिले में पड़ता है। ठीक है। और ये पड़ता है, ये पड़ता है, अभी याद आ जाएगा, इसको बता देता हूँ मैं आपको। ठीक। इसके बाद इस तरह आगे चलते हैं। इस क्षेत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है इंद्रावती नदी। इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी, जो कहां से निकलती है? उड़ीसा के कालाहांडी के रामपुर जिले से निकलती है। मतलब उड़ीसा के कालाहांडी के रामपुर जिले से निकलती हुई कौन सी नदी है? उड़ीसा के कालाहांडी के रामपुर जिले से कौन सी नदी निकलती? इंद्रावती नदी। ठीक। इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की, गोदावरी की सहायक नदी है। इस क्षेत्र में एक क्षेत्र पड़ता है बस्तर। बस्तर किस लिए फेमस है? टिन की खदानों के लिए, टिन धातु के लिए फेमस है। कौन सा क्षेत्र? बस्तर वाला क्षेत्र किस लिए फेमस है? टिन धातु के क्षेत्र के लिए। टिन धातु बस्तर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। बेलाडीला ये पड़ता है बस्तर के बगल में ही जिला है, मैं भूल रहा हूँ, मेरे दिमाग से निकल रहा है, आपको बता दूंगा। ठीक है। तो ये 4 राज्यों में विस्तारित है। कौन कौन से में? उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी, जो किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की भंडारण बहुत अधिक है, जो इन खदानों का विस्तार भी यहीं पे, बेलाडीला, अबूझमार, अबूझमार। बस्तर जिले से, बस्तर जिला किस लिए फेमस है? टिन धातु के लिए फेमस है, जो
कहाँ पड़ता है? दंडकारण्य के पठार वाले क्षेत्र में ही पड़ता है। ये जो क्षेत्र है ये सारे के सारे खनिज भंडारण की दृष्टि से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मैं आपको जब खनिज संसाधन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको उसमें पार्ट पढ़ाऊंगा कि भारत को कई खनिज क्षेत्रों में बांटा गया है, कई खनिज जोन में बांटा गया। उसमें से एक जोन आएगा जिसमें अपन इस वाले पूरे क्षेत्र को पढ़ाएंगे कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी आपको पूर्वी पठार के बारे में, जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है। ठीक, तो ये अब इससे आगे जो हमारा तीसरा पार्ट आता है उत्तर पूर्वी पठार, उसमें हम मेघालय के पठार के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं, खासी, गारो, जयंतिया, मिकिर पहाड़ियां, ये सारी उन चीजों के बारे में, उसकी संरचना कैसी है, उसमें कौन सी नदी महत्वपूर्ण नदी है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मैं आपको पहले से दे दिया करूंगा कि अब किस चीज का वीडियो आने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।